भी शामिल हो सकती है। क्या बातचीत मायावती से हो रही है, और मायावती अगर आती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीजें बदलेंगी, किस तरह से राजनीति बदलेगी, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी घोसी का उपचुनाव है, और घोसी का वो उपचुनाव अजय राय को आपने सुना होगा, कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा और कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर वहां चुनाव लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है जिसको कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सपोर्ट कर रहा है, और कहा कि जी जान से आप इस पर मेहनत करिए जिताने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि कई और तरह की खबरें जो सामने निकल कर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल से खबर है, ममता बनर्जी ने एक बड़ा विस्फोटक बयान दिया है। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी हार से डर रहे हैं, और वो दिसंबर में, यानी कि अब से बस 4 महीने के बाद, जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उस वक्त लोकसभा का चुनाव भी किया जा सकता है। और वो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, उनका यह दावा है कि जो तमाम हेलीकॉप्टर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बुक कर दिए हैं। इसके साथ साथ बयान आया है उद्धव ठाकरे का, संजय राउत का। उनका ये कहना है, और इससे पहले सत्यपाल मलिक और महुआ मोइत्रा जो है ये बातें कह चुकी हैं कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और गोधरा जैसा कांड भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और हार के डर से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की के कांड फिर से कर सकती है, संजय राउत ने कहा है। संजय राउत ने कहा, मैं नहीं कह रहा, बल्कि इससे पहले सत्यपाल मलिक कह चुके हैं। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पे देखा, जहां उन्होंने पुलवामा से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, गोधरा जैसा कांड, अयोध्या मंदिर के इनॉग्रेशन से लेकर क्या कुछ वहां हो सकता है, सबको लेकर उन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं। तो क्या जो नरेंद्र मोदी का करिश्मा है वो घट रहा है? क्या उन्हें हार का डर सता रहा है? क्या G20 समिट के बाद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर भी कि क्या उसकी रूपरेखा होगी और क्या कुछ बड़े ऐलान महाराष्ट्र में 31 और 1 को हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ शिविंदर सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जुड़ गए हैं, और उसके साथ ही पीयूष पंत जी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। शिविंदर जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने सुना होगा कि अभी जो पूरी एक रूपरेखा मैंने तैयार की प्रोग्राम की, जो इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग जो महाराष्ट्र में होने जा रही है, और उसी दिन 1 सितंबर को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसकी मीटिंग होने जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि एजेंडा, नैरेटिव इंडिया गठबंधन जो है वो सेट कर रहा है, और उसके पीछे पीछे दुम की तरह भारतीय जनता पार्टी उसका पीछा कर रही है? देखिए बुशरा, आपने जैसे भूमिका में बता दिया कि ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उस राज्य में हो रही है जो कि भाजपा शासित राज्य है। पहले जो मीटिंगें हुई है वो उन राज्यों में हुई है जो इंडिया अलायंस की किसी न किसी पार्टी का राज्य था, जहां उनका वो सत्ता में थी। दूसरी बात है कि जो पहले मीटिंगें हुई थी उसमें भी यही था कि मीटिंग इंडिया अलायंस की होती थी, बीजेपी समानांतर एक मीटिंग रख लेती थी, जहां ये कई साल 9 साल तक जिस एनडीए को उन्होंने इग्नोर किया, उस एनडीए की याद आ गई उनको। यहाँ में कुनमा भी बहुत भारी कर लिया, 38 पार्टियां आ गई जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इन्होंने पंजाब की मैं बात करूं क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, सुखदेव सिंह ढींढसा का अकाली दल इकट्ठा किया, एक भी सीट नहीं है उनकी, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। चलो सीट छोड़िए, उनका वोट प्रतिशत भी नहीं है, बस दिखाने के लिए कि हमारा भी एनडीए बहुत बड़ा है, काफी पार्टियां हैं उसमें। दूसरी चीज जो आपका सवाल था अहम, कि ये डर क्यों लग रहा है, क्या कारण है? पहली बात है, जो कोई तानाशाह होता है ना, जिसकी फितरत तानाशाह होती है, उसको चाहे छोटा सा भी चैलेंज मिले वो घबराता है, नंबर 1। नंबर 2 के जो इंडिया अलायंस इस समय जो दिशा में जा रहा है, आगे चल के पता नहीं है क्या अपना रुख लेगा, इनकी क्या इनका होगा, ये दिशा से घबराना ही चाहिए उनको। उसका कारण क्या है? क्योंकि देखो, बीजेपी को हम कहते हैं कि सत्ता में आई है, इतनी सीट लेके आई है, 303 सीट, लेकिन इनका यदि हम वोट प्रतिशत देखें 37.65% इनका वोट है 2019 के चुनाव में। इसका मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया में फिट नहीं हो रहे, जैसे कि बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, दलित है,
सिख हैं, कश्मीरी हैं। अब सवाल यह था कि किसी ने भी, विपक्ष ने कभी भी इनके साथ खड़ने की कोशिश नहीं की पहले, मतलब पहले उनके साथ खड़ा भी नहीं। गुजरात के इलेक्शन में तो कांग्रेस भी एक तरह से उन इलाकों में जाती नहीं थी कि बहुलवाद या बहुगिनती कहीं हमसे कट ना जाए। लेकिन इस समय जो राहुल गांधी जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वो सीधा आरएसएस पे भी अटैक कर रहा है, वो माइनॉरिटी की बात भी कर रहा है। ये वो एक ढंग है इंडिया अलायंस का, जो ये उनकी स्ट्रेटजी है, जो वो बीजेपी को डराने वाली है, क्योंकि उनको खुद पता है कि हमारे साथ पूरा भारत नहीं है। पहले दिक्कत ये रही है विपक्ष की, जो असंतुष्ट ताकते हैं, असंतुष्ट लोग हैं, जो कि भाजपा के न्यू इंडिया से असंतुष्ट है, उन तक किसी ने अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। अब भले ही ये इंडिया अलायंस की पार्टियां अपने फायदे के लिए या कोई भी कुछ भी कारण कि उनको लगता है कि अब इसके बिना गुजारा नहीं है, वो उनकी बात करने लगी है। अब उनकी बात करना ही भाजपा को और नरेंद्र मोदी को सता रहा है। इसीलिए कभी वो इंडिया अलायंस को फर्जी कहते हैं, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। यही बात है कि वो समानांतर मीटिंगें भी रखते हैं, ये चीज है। जी बिल्कुल। पीयूष जी, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है, और उसी वक्त महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है उसकी भी मीटिंग वहां पर होने जा रही है, एनडीए की। ये तो महाराष्ट्र में मीटिंग होगी, इंडिया गठबंधन की तो बहुत पहले तय हो चुका था, जुलाई में तय हो गया था। लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि महाराष्ट्र में भी जो एनडीए गठबंधन है महाराष्ट्र का, जो तीनों पार्टियां हैं वो एक साथ आएंगी। लेकिन अभी इस तरह से एकदम से ऐलान करना, क्या ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक डर है, कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है, और एक एकजुटता दिखाने के लिए कि नहीं देखिए अजीत पवार हमारे साथी हैं और कोई नाराजगी नहीं है, और उसी वक्त ये सब कुछ करना जब इंडिया गठबंधन वहां पर इकट्ठा हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए बुशरा जी, मैं तो इसको दो तरीके से देख रहा हूं। एक तो कहीं न कहीं जो है पूरी बीजेपी, चाहे केंद्र की सरकार हो, नरेंद्र मोदी हो, और चाहे राज्य में जो है बीजेपी की सरकारें हो, वहां एक आशंका निश्चित रूप से पैदा हो गई है। और आपने महाराष्ट्र की बात करी तो निश्चित रूप से जो जिस तरह से अजीत पवार का जो है शरद पवार से मिलके जाना, एकनाथ शिंदे की अहमियत कम होती चली जाना जो है महाराष्ट्र में, जब तक अजीत पवार वहां शामिल हुए हैं, और इस तरह खबरें आना कि हो सकता है कि जो है कि एकनाथ शिंदे जो है उनको जो है अलग कर दिया जाए, और उनको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, फेंक दिया जाएगा, इस तरह की भी खबरें आ रही थी। तो ये तमाम चीजें, और भाजपा के लिए संकट था, वहीं ये बात आ रही थी सामने कि अब जो है कि जो भाजपा के डिप्टी सीएम है वहां पे जो है वो जो है कि सीएम बन सकते हैं, और साथ में अजीत पवार जो उनके साथ रहेंगे। तो ये तमाम खबरें थी, इसलिए जो है कि एक स्थिति वहीं पे इसको लेके जो वहीं पे जो अगाड़ी है वो कहीं और जो है मजबूत होती दिखाई दी। हालांकि बीच में शरद पवार, अजीत पवार के आने के बाद ये घटना हुई कि अब शरद पवार कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन शरद पवार का अभी हाल में जो अजीत पवार से मिलना जो है, यहाँ पे भी आशंका पैदा हो रही थी। लेकिन अभी देखिए परसों की बात है, रविवार की शायद बात है, कि जिस तरह से जो है कि जो शरद पवार के खास होते थे और डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र में जो है, वो जो उन्होंने क्या नाम उनका, ये जो एनसीपी में भी है, अब जो ये एकनाथ शिंदे की सरकार में साथ में है, छगन भुजबल, उन्होंने पूरा आरोप किया शरद पवार के ऊपर, जो है आरोप लगा दिया बीट की एक जनसभा में उन्होंने, कि जो है कि ये जो है कि इन्होंने मुझे जो है डिप्टी सीएम के पद से हटवाया था, और मैंने ही अरेस्ट किया था। वो जो तेलगी था उसको अरेस्ट करने में मेरी भूमिका थी, लेकिन उसको, उसके करप्शन को, उसको प्रेशर जो है कि शरद पवार देते थे और मुझसे पद ले लिया। तो ये बहुत बड़ा आरोप है, और ये कम से कम ये दिखा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार की मीटिंग का ये मतलब तो नहीं हो सकता कि शरद पवार जो है कि वो भाजपा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और एनसीपी के जो शरद पवार समर्थक जो वर्कर काफी हंगामा भी किया इसको लेकर जो है। तो मुझे नहीं लगता कि, इसलिए मुझे लगता है कि अघाड़ी है उसमें भी एकजुटता पैदा हो रही है, और उसको लेके जो है कि जो देखिए सबसे बड़ी बात है बुशरा जी की, देखिए किस तरह से अगर हम देखें कि विपक्षी दल जो एक साथ चल रहे हैं लगातार, न कि एक साथ हुए हैं, पटना का सफर बेंगलुरु से हुआ, अब जो है कि वो महाराष्ट्र में पहुंच रहा है,
तो इस बीच में बहुत सी संभावनाएं थी कि बिखराव पैदा हो, टूटन पैदा हो, एक दूसरे पे आक्षेप पैदा हो। हालांकि वो लगा भी जब पटना में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक जो है स्टैंड लिया, वहां की अगर कांग्रेस जो है सपोर्ट नहीं करती है मेरा जो है उस विधेयक के खिलाफ जो दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी की सरकार लाई थी, तो जो है कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। लेकिन कांग्रेस ने एक मैच्योरिटी दिखाते हुए, हालांकि वहां भी विरोध था, अंदरूनी विरोध था, लेकिन अंत में ये फैसला किया गया। और खड़गे की इस बात पे प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने जो है इस चीज को लेके आए कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम एक साथ हैं यहाँ पे। भले ही हम राज्यों में आपसी चुनाव लड़ते हो, एक दूसरे के विरोधी हो, लेकिन जहां तक केंद्र का सवाल है और अगर हमें बीजेपी को हराना है तो एकजुटता दिखानी होगी। तो मुझे लगता है कि वो एक मजबूत गठबंधन की ओर जो है विपक्षी दल बढ़ रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र में ये सफर जो है महाराष्ट्र में और एक जो है कामयाबी की तरफ बढ़ता है, और उसमें जिस तरह की खबरें हैं कि और भी छोटे छोटे दल, हालांकि ऐसे बहुत सारे दल हैं जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है, उन्हीं में से कुछ लगभग 4 दलों की ये खबरें आ रही है कि 4 दल जो है वो जो है इंडिया के साथ आना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत, और ये संकेत इसलिए है क्योंकि लोग देख रहे हैं जो राइटिंग ऑन द वॉल लोगों को दिखाई दे रहा है, और विपक्षी एकता को जो है वो उसकी संभावना लोगों को नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और इसीलिए जो है कि अब चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, तमाम वहां भी जो अंदरूनी वहां पे जो उनके डिफरेंसेस है, वहां पे भी लड़ाई चल रही है, वन अपमैनशिप की लड़ाई वहां पे भी चल रही है, उन सबको अभी फिलहाल जो है वो जो है पीछे करते हुए वहां पे भी वो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए उषा जी, चुनौती ये है कि जिस तरह से पहले इन्होंने एनडीए की याद आई थी अचानक जो है मोदी जी को और अमित शाह को, उनकी मीटिंग बुला ली थी जब पटना में विपक्षी कॉन्क्लेव बड़ा सफल हुआ था। उसी तरह उसी दिन महाराष्ट्र में भी 1 तारीख को जो है ये एनडीए की मीटिंग हो रही, ताकि जो मीडिया में जो इंडिया का जो है खबरें चलती कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसको लेके वो डाइवर्जन हो जाए और उनकी खबरों को जो है मीडिया में उस तरह से आने नहीं पाए, उनको वो लाइमलाइट न मिले। तो ये पूरा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक घबराहट है, सत्ता पक्ष में घबराहट है, और ये घबराहट लगातार और तगड़ी होती जाएगी और शार्प होती चली जाएगी अगर विपक्षी दल इसी तरह से जो एकजुट रहेंगे और एक समझदारी के साथ जो 1 तारीख को उनको एक अपना एजेंडा तय करना है, तमाम कोऑर्डिनेटर्स की बात तय करनी है। अभी सीट शेयरिंग का तो मामला नहीं उठेगा जिस तरह से, हालांकि ये बातचीत होगी, लेकिन अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं होना इसकी संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जहां सीट शेयरिंग का मामला हुआ उसमें कुछ पार्टियां बिदक सकती हैं, कुछ दल बिदक सकते हैं, तो इससे बड़ा सेंसिटिव मामला है। ठंडा कर जो है इसको खाया जाएगा मुझे लगता है, और अंत में जो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी ये महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से देखिए वोट बंटवारा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हालांकि ये भी मैं नहीं कह सकता कि क्या वोट का ट्रांसफर होगा क्या एक पार्टी से दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कम से कम जो वोट कट जाते थे आपस की लड़ाई में, जो वोट कट के जो बीजेपी को फायदा मिलता था वो बहुत हद तक रुक सकता है, और उसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा। इंडिया जो गठबंधन उसको निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल। और अभी जो इलेक्शन जो जिन राज्यों में होने जा रहे हैं, खासतौर पर जो हिंदी भाषी 3 जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां तो पहले से ही कांग्रेस बहुत मजबूत है। 2 राज्यों में उसकी सरकार है और तीसरे में भी उसने पिछली बार बना ली थी, तो और किस तरह से वो सरकार हड़पी गई वो सबके सामने है। और मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी पूरे चरम पर है और डबल इंजन की सरकार की डबल एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र की और राज्य की दोनों की। और ऐसे में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस बेहद मजबूत है, और जो दल फिलहाल साथ में हैं उनका बहुत कुछ जो आधार है वो इन राज्यों में नहीं है। ऐसे में शिवेंद्र जी, या अकाली दल की बात करें और आईएनएलडी की बात करें और बीएसपी की भी बात हो रही है, और एक छोटा दल क्षेत्रकारी कामगार पक्ष की, ये साथ में आ सकते हैं। बीएसपी को लेकर अभी संशय काफी बना हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी रहती है। ऐसे में उन्होंने अपना जो पूरा राजनीतिक अस्तित्व है उस पर ही उनके क्वेश्चन मार्क सा लग गया है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन उन्होंने किस तरह से लड़ा था, लगा ही नहीं कि वो मैदान में है। अब ऐसे में क्या वो ये सब कुछ जानते बूझते जो बातचीत चल रही है, ये तो है कि इंडिया गठबंधन की और बीएसपी की, क्या आपको लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं? ये तमाम
रिस्क फैक्टर देखते हुए, और क्या आपको लगता है कि श्रोमणी अकाली दल, आईएनडी, इस तरह के गठबंधन कांटेक्ट में है, आ सकते हैं? ये कुनबा बड़ा हो सकता है बहुत। ये जेडीयू की तरफ से कहा गया, नीतीश कुमार की तरफ से, और भी लीडर्स की तरफ से कहा गया। इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं ने कहा है कि ये जो मीटिंग होने वाली है 31 या 1 की, उसमें कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं। 6 या 7 दलों की बात कही है उन्होंने, लेकिन मुझे अभी शक है, दो दलों पे तो शक है, क्योंकि जयंत सिंह का तो बयान आ गया था कि वो कहीं भी बीजेपी के पास नहीं जाने वाले, वो इसी अलायंस में ही रहेंगे। इस तरह का बयान उनका कल के और आज के अखबारों में है। दूसरी बात है कि अकाली दल अभी शशोपंज में है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहां दो तरह के विचार चल रहे हैं। क्योंकि अकाली दल इसलिए भी इंडिया अलायंस में अभी नहीं आने से थोड़ा हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसका जो सारा विरोध है कांग्रेस के साथ होता रहा है। उसकी जो पॉलिटिक्स है अभी भी वो वही पॉलिटिक्स है। यहां तक कि उसको मजबूरी में बीजेपी से गठबंधन तोड़ना पड़ा था, क्योंकि किसान आंदोलन जब उठ के खड़ा हो गया था तो पंजाब के लोगों ने अकाली दल को भी घेर लिया बीजेपी के साथ साथ। तो इसलिए वो लोगों ने मजबूर किया कि वो गठबंधन तोड़ दे। इसलिए अकाली दल पे अभी मुझे शक है। इसी तरह ही मायावती पे, क्योंकि मायावती ने भी अभी तक पोजीशन साफ नहीं ली, पर जो संगठन आ रहे हैं, जो पार्टियां आ रही हैं, वो मुझे लगता है कि एक चीज उनके जहन में साफ है जो कि होनी भी चाहिए। वो क्या है कि देश का जो एक संघीय ढांचा है, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको भी ये खत्म करने जा रहे हैं। जो नॉन बीजेपी पार्टी हैं उनको राज्यपालों के थ्रू तंग किया जा रहा है। इसी तरह ही दूसरे, कभी ईडी की रेट बढ़ा दी, कभी कुछ कर दिया। ये है उनको, अब वो शायद महसूस करने लगे हैं कि इकट्ठे हुए बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ये एक नई चीज हुई है। और दूसरी चीज एक और भी अहम होनी चाहिए, मुझे लगता है, जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी, शायद अभी दिख भी रहा है कि आप हिंदू तब का जो टाकरा है, क्या अब जैसे जैसे समय आएगा चुनाव का, ये अपनी हिंदू तब की पॉलिटिक्स को मजबूत करेगा, मीडिया भी मजबूत करेगा। जैसे कि जागरण अखबार में तो ये भी कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर दी। तो इसलिए अब इनको, विरोधियों को सोचना पड़ेगा, विपक्ष को, कि आप हिंदू तब का मुकाबला सॉफ्ट हिंदू तब से नहीं कर सकते। आप मंदिरों की घंटियां बजा के हिंदू तब का मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो हिंदू तब के एजेंडे में, जहां मोदी के न्यू भारत में, इसको इन्वाइटेड कॉमे में कह रहा हूं मैं, फिट नहीं आ रहे, उन ताकतों की शिनाख्त की जाए। तो आप उन ताकतों की शिनाख्त करके उनके साथ उनके पक्ष में आवाज बुलंद करो, तो जाके आप कहीं ना कहीं तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये 37% है इनके पास वोट, मतलब एक बड़ी वोट है। जो 63% जो वोट है वो अभी भी इनके पास नहीं है। ये चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है इंडिया अलायंस के। ठीक जी, और अब वो करिश्मा भी नहीं है 2014 और 2019 वाला। ये 2014 और 2019 की बात है, और अब सबके सामने ये साफ है कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोले, जो झूठे वादे किए, वो अब सब जनता के सामने उजागर हो चुके हैं। वो तमाम वादे, उनकी पोल खुल चुकी है। और इसीलिए अब 2024 की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, फिर 2028 की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, हजारों साल की बात कर रहे हैं। तो लगातार बस वो टाइम बोरो कर रहे हैं लोगों से कि एक और मौका दे दीजिए आप मुझे, अब की बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन लोगों ने 2-2 बार उनको मौका दे दिया, और लोगों ने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या करके दिखाया है। किस तरह से चाइना को उन्होंने लाल आंखें दिखाई हैं, 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, किसानों की आय दुगनी कर दी है, और भी लंबे चौड़े जो उन्होंने वादे किए थे, 15 लाख तो उन्होंने खुद ही जुमला कह दिया था। लेकिन पीयूष जी, अभी हम ये जो देख रहे हैं फिलहाल, ममता बनर्जी का ये बयान आना कि दिसंबर में इलेक्शन करवाया जा सकता है, और ये कहना, इस बिना पे कहना कि तमाम हेलीकॉप्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बुक कर दिए हैं। एक रैली में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। तो क्या G20 के बाद कोई बड़ा ऐलान हम सुन सकते हैं? क्या कुछ नया सामने आ सकता है? क्या तब तक का कोई वेट हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या 2004 की जो गलती थी, क्या उसको दोहरा सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए बुशरा जी, ये ममता बनर्जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया है। इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो कोई भी इस तरह की कोई अगर बात हो तो उसको प्रीएम्प्ट कर दे उस चीजों को, और उन्होंने ये बात कह दी है ताकि वो करने के लिए।
दूसरी बात हो भी सकता है, उसमें ये सच्चाई भी हो सकती है दूसरी तरफ से, क्योंकि देखिए एक बड़ा इवेंट हो रहा है, उसके बाद क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपनी, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम दिए या उनकी पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है, और जितने भी वादे किए वो सारे जो है वादे जो है वो अब जमीन पे उतरे हुए नहीं दिखाई दे रही है। लोग भी महसूस कर रहे हैं सिर्फ वादे वादे ही रह के गए हैं। ये बात लोगों को महसूस हो रही है अब। अब आप देखिए पूरा सोशल मीडिया को उठा के अगर देखिए तो उसमें तमाम इस तरह की आवाजें आ रही हैं। तो वो उनको बिग इवेंट चाहिए, बिग इवेंट वो कराते भी हैं, और बिग इवेंट, और ये भी जो G20 है, देखिए ये भी जो है कि ये भारत के हिस्से में पहले आ रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे अपनी बात रखवा के और करवा के इसको इसी साल लिया, ताकि चुनावी वर्ष के पहले जो है भारत के हिस्से में G20 का आयोजन आए, और जो है कि उनको ये दिखाने का मौका मिले कि देखिए भारत ने कितने बड़े बड़े पूरे विश्व के लोगों को यहाँ पे स्वागत किया है, भारत को दिखाया, भारत का नाम हुआ है, और फिर इसको चुनाव में बुलाया जाए। दूसरी बात देखिए महत्वपूर्ण इस संदर्भ में ये एक और होती है जो ममता बनर्जी ने कही है कि जिस तरह से जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी कहा था इलेक्शन कमीशन में के लिए बनाने के लिए जो है, उसमें जिस तरह से जो है सरकार ने जो है उसको फ्लाउट करते हुए सीजीआई वो भी और किसी जज को नहीं, सीजीआई जिन्होंने जो इंस्ट्रूमेंटल थे इसको ये रिकमेंडेशन ने कोर्ट के की है, ये कमेटी होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के लिए, तो उनसे उन्हीं को हटा दिया उसमें से। ये आप देखिए सरकार की हिम्मत। तो निश्चित रूप से इरादे तो नेक नहीं है, कुछ न कुछ इरादे हैं। ऐसा लगता है कि हम पहले भी देखते हैं, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो तब भी हमने देखा था किस तरह से इलेक्शन कमीशन उनके कहने के हिसाब से डेटे तय करता रहा वो। तो कुछ न कुछ हो सकता है, इस पे कुछ कुछ फकरा हो सकता है, सरप्राइज, क्योंकि देखिए ये महसूस तो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को भी। उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, लगातार जो है बॉडी लैंग्वेज अब वो नहीं नजर आती जो पहले आती थी, वो आत्मविश्वास कहीं न कहीं उनका हिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो है कि वो जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, देखिए अभी ये बड़ा वायरल हो रहा था, बल्कि ये सोशल मीडिया में तो बड़ी वो चर्चा चल रही थी कि देखिए ये हाल हो गया कि एक बोतल नहीं खोल पा रहे प्रधानमंत्री, तो मतलब इतने शक्तिहीन हो गए क्या कि एक बोतल नहीं खोल पा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें चल रही। दूसरा देखिए झूठ जिस तरह से उनका सीधे सीधे पकड़ा गया है, पहले तो कहा था कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने, आपको याद होगा कि अभी गए थे वो फ्रांस गए थे और अमेरिका गए थे, फ्रांस भी गए थे, तो उन्होंने जिस तरह से वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था उसके सामने जो उन्होंने साफ साफ झूठ बोला कि भारत में जो है कि हर साल जो है कि हर हफ्ते जो है एक यूनिवर्सिटी खुलती है, आईआईटी और आईएम खुलता है, और हर दिन जो है एक आईटीआई खुलता है, और वहीं पे उनके मंत्री जो है कैबिनेट का मंत्री लोकसभा में ये बताता है कि पिछले 5 साल से न तो एक आईआईटी खुली है न एक आईएम खुला है इस देश में जो है। तो ये लोगों ने इसको होते हुए देखा है कितना साफ, तो उस पर छिपाने की बात नहीं है कि हम और आप झूठ बोल रहे हैं तो कह दी जाए। ये मंत्री खुद ही उनका बता रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री वहां जो है लोगों के बीच में, भारतीय लोग जो भारतीय मूल के लोग वहां उनके बीच में कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक विश्वास में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी तो आई है, निश्चित रूप से कोई दोहराई नहीं है। इसलिए जो है का कोई भी, हमने पुलवामा, पीयूष जी इसमें मैं जोड़ना इसी में मैं जोड़ना चाहती हूँ। अभी हमने देखा कि ब्रिक्स समिट में जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और ये कहा गया कि एक कैंडिड मुलाकात हुई है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की, इतने सीरियस इशू पे पहली बात तो कैंडिड मुलाकात, और शायद एक भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर G20 सम्मेलन में अगर शी जिनपिंग आते हैं तो विपक्ष हमलावर ना हो और सवाल ना खड़े किए जाएं। लेकिन जो तमाम तरह की वीडियो सामने आई हैं, जो कांग्रेस के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से, जो अब एक्स से शेयर की गई हैं, जहां पर शी जिनपिंग बहुत कैजुअली हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कैसे बैठे हुए हैं वो और प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, और वो तमाम तस्वीरें वो नजर आई हैं सामने। और उसके बाद फिर आज की खबर है कि G20 से पहले नया नक्शा जो जारी किया गया है चाइना का, उसमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना बताया है, और ये इस तरह की चीजें पहले भी चाइना करता रहा है। तो वो 56 इंच का सीना, वो लाल आंख वाली बात, ना कोई घुसा है ना कोई घुस सकता है, ये तमाम चीजें अब जनता ये देख रही है और ये उजागर हो रहा है, ये बिल्कुल साफ है। चाहे कितना भी सरकारी मीडिया का, सुपारी मीडिया का क्या सहारा लिया जाए, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो खुलकर इन बातों को बता रहे हैं। आप हिम्मत देखिए कि G20 से पहले
इस तरह से फिर से चाइना की शरारत, तो जो विश्व गुरु की छवि है वो भी नहीं लग रहा आपको कि वो भी शटर्ड हो रही है? और देखिए, मतलब सबसे बड़ा बुशरा जी, ये शरारत के बाद भी अगर शिपिंग आते हैं यहाँ पे, तो उनका क्या हम वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? और इस तरह कोई स्टेटमेंट भी सरकार का नहीं आएगा। सरकार में इतनी बड़ी बात होती तो सरकार कहती कि नहीं, ये जो है अक्षम्य अपराध है, इस तरह से आप जो हमारी टेरिटरी को अपनी दिखा रहे हैं ये बहुत गलत है, लिहाजा हम जो है कि किसी भी चीनी प्रतिनिधि का जो है यहाँ सम्मान नहीं करेंगे। क्या इतनी हिम्मत है सरकार के अंदर? अगर आप सम्मान या देश प्रेम की बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। और 56 इंच सीधा जो आप बात कह रही हो, जो मोदी जी कहते थे लगातार उस चीज को, तो या सिर्फ जो है कि ओपोजिशन को सिर्फ जो है कि उनको ब्लेम करना, राहुल गांधी जाए वहां बात करें तो करना कि सीक्रेटिव बात हो रही है, देश को बेच रहे हैं, या जो विपक्ष अगर चर्चा चलना चाहे चीन पे तो आप चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो ये बातें साफ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अब लोग भी समझ रहे हैं, लोगों ने बहुत समय तक अपने आंखों में पट्टी बांधी रही है, लेकिन अब जो है कि कम से कम आंखों में पट्टी बांधी है लेकिन कानों में आवाजें आ रही हैं, तो अब लोगों को लग रहा है ये बात को, और इसी के लिए मुझे लगता है इस तरह की संभावना भी आ रही, जैसे कि अभी आप क्या नाम शिवसेना के उद्धव ठाकरे और ये बात संजय राउत जी दोनों ने जी संजय राउत बात कही है कि हो सकता है कि गोधरा की तरह कांड हो जाए, जब अयोध्या का मंदिर का जिस समय ओपनिंग होगी और यहाँ से लोग गाड़ियों में जाएंगे, जब ट्रेनों में जाएंगे दर्शन करने के, हो सकता है कोई ये आशंकाएं क्यों दिखा रहे हैं लोग? इसलिए कि वो जानते हैं कि सरकार जो है कि वो असफल हुई है, उसको ये महसूस हो रहा है कि वो असफल हो रही है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, सिर्फ भाषण हो रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। आपने भी कहा कि किस तरह से 2000 जो है 45 की 2047 की बात की जा रही है, और जो है कि हर बार शिफ्ट पोल को शिफ्ट किया जा रहा है। 2022 तक था, सब किसानों के कर्ज माफी की बात थी, 2022 तक था, इतने करोड़ जॉब देने की बात थी, वो सब कुछ जो है लगातार शिफ्ट होता रहता है हर बार। और हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री को जो है अपनी विश्वसनीयता को स्थापित करने के लिए जो है अपने हाथों से ये है कि उनको जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर देने पड़ रहे हैं। आप देखिए कितना हास्यास्पद है ये बात, जो है प्रधानमंत्री जैसी गरिमा का व्यक्ति, उसको जो है कि गाड़ियों की हरी झंडी दिखानी पड़ रही है आपको, ये दिखाने के लिए कि हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ताकि उसको पब्लिसिटी मिलते रहे, मोदी जी सब कुछ ला रहे हैं। जो नौकरियां जो है वो डिपार्टमेंटल तरीके से अपने आप जो है लोगों के पास पहुंचती है, उनको सूचित किया जाता है। आज प्रधानमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी जी, इनको जो है आयोजन करके चाहे डिजिटली और चाहे फिजिकली ये जो है कि नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर देने पड़ रहे हैं। ये साफ दिखाई देता है कि ये जो कर नहीं पा रहे हैं उसको करते हुए दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनता भी समझ रही है कि ये चारों तरफ से असफल हुए हैं। मुझे लगता है वही है। अब देखना यह है कि इसीलिए बहुत जरूरी है बुशरा जी कि ये जो महाराष्ट्र में जो 21 तारीख और 1 तारीख को जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है, ये बहुत समझदारी के साथ, जो विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है मुझे लगता है इस देश में, जो है क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती इस समय में, और इनको हर कदम फूंक फूंक के लेना होगा, और कहीं कोई ईगो को नहीं आने देना चाहिए, और जनता के और देश के हित में जो है, क्योंकि आने वाला समय जहां तक मैं देख रहा हूं बहुत कठिन दिखाई दे रहा है, और संविधान को पूरी तरीके से चुनौती मिल रही है। संविधान बच पाएगा नहीं बच पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और हम आज जो आप और हम जो आज बात कर पा रहे हैं वो ये संविधान की वजह से ही कर पा रहे हैं, कल को क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है विपक्षी दलों के पास। मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस मामला है, उनको बहुत सोच समझ के बातचीत करनी होगी और अपनी एकजुटता को इसी तरह बनाए रखना होगा। यही जनता की भलाई में उनका एक काम होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और संविधान की आपने बात की, और हमें नहीं भूलना चाहिए किस तरह से मोदी के ही सलाहकार जो हैं उन्होंने संविधान को बदलने की बात जो है उन्होंने कही। इतनी बड़ी बड़ी बातें यूं ही कह दी जाती हैं, और वैसे जब आप जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो वहां देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की आप वहां पर बात करते हैं, और गांधी के सिद्धांतों की आप बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की आप बात करते हैं, और अपने देश में क्या कुछ हो रहा है, उनकी ही सरकार में बैठे लोग क्या कुछ कहते हैं, उस पर से आंखें मूंद ली जाती हैं। और यही जो शिवेंद्र, जो मोदी मैजिक है, यही अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। और जिस मोदी मैजिक या जिस चेहरे पर
तमाम चुनाव लड़े जा रहे थे, छोटे से छोटा चुनाव, निकाय चुनाव भी आप देखें कि मोदी का ही चेहरा, हर चीज की हरी झंडी जो है वो मोदी दिखाएंगे, हर चीज में सिर्फ मोदी मोदी मोदी। आपको नहीं लग रहा कि और जहां कामयाबी हो वहां सहरा उनके सर पे, जहां नाकामयाबी हो वहां उसके लिए एक लंबी फहरिस्त है कि किसके सर पर बांधना है। अब वही यही जो मोदी ब्रांड है, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि ये भी देखिए खबर है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश के खासतौर पर हम बात करें तो उतनी नाराजगी शायद लोकल लीडरशिप से नहीं है जितनी नाराजगी नरेंद्र मोदी को लेकर है, क्योंकि जब आप वादे उनकी तरफ से किए जाएंगे, जब चेहरा उनको बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जवाबदेही भी उन्हीं की होगी। देखो, पहली बात तो बुशरा ये है कि बीजेपी का अब तक 9 साल का जो राज्य है वो झूठ और फरेब के साथ चला है। किसी भी लोकतंत्री संस्था में इनका यकीन नहीं है। ये ना ही तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो आजकल ये तिरंगा यात्राएं निकालते, ये तिरंगे को भी 47 में इनका जो संघ है वो मनहूस कहता रहा कि इसके तीनों रंग है वो मनहूस है, ये कहते रहे। अंबेडकर की इनका ही ऑर्गेनाइजर है, जो इनका संघ का जो बुलारा है, स्पोक्समैन है, वो अंबेडकर साहब की जो तस्वीर को फ्रंट पेज पे उन्होंने रावण के 10 मुंह बना के तस्वीर छापी थी, 47 के करीबी इसका अंक था जो। सो इसलिए इनका किसी भी भारतीय संस्थान में यकीन नहीं, नंबर 1। नंबर 2 के मोदी का जो करिश्मा है वो देखो, जो तो सुचेत नागरिक है भारत के, उनके लिए तो बिल्कुल ये खत्म होता जा रहा है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन आप हमें ये भी बात समझनी पड़ेगी कि सूचना, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया इनके पास है, वो 24 घंटे झूठ बोलता है, उसका कहीं ना कहीं असर अवाम पे भी होता है। अब उस त्रिशम को तोड़ने के लिए, उनकी ताकत को तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि यदि विपक्ष सचमुच में वो चाहता है कि वो डेमोक्रेसी की रक्षा करेगा, भारत के लोकतंत्र की रक्षा करेगा, तो उनको ग्राउंड में भी आना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई जो है वो संसद के साथ साथ सड़क में भी चलती है। आप अपनी ये नहीं अब काम चलेगा कि आप अपनी मीटिंग करके घर बैठ जाए, बाद में अब सोचे कि अब क्या करना है। आपको लोगों के बीच में जाकर, जैसे राहुल गांधी ने कोशिश की थी अच्छी भारत जोड़ो यात्रा की, हमने देखा कि उसका रिस्पांस, उसका जो नतीजा है वो कर्नाटक में मिला। जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक में गई थी वहां वहां अच्छी बढ़त मिली कांग्रेस पार्टी को। अब विपक्ष की ये बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि इनके झूठ को, इनके फ्रेब को एक्सपोज करना और अपने निजी हितों से ऊपर उठकर वो जनता जिनके लिए सिर्फ वही गोदी मीडिया ही है अभी देखने वाला, जहां हिंदी के अखबार ही पढ़ते हैं। अब हिंदी का तो इस समय मैं आपको बताऊं कि मुझे, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे तो एक भी अखबार नहीं लगता जिसपे मैं भरोसा करूं। अब जनता के पास वही ऑल्टरनेट है। अब वहां जाके जो वो काम विपक्ष की एक जिम्मेवारी होती है, सिर्फ वोटें लेनी ही जिम्मेवारी नहीं होती, लोगों को चेतन करना भी उनकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है वो भी काम अब विपक्ष के जिम्मे ही आने वाला है, आएगा। जी बिल्कुल। पीयूष जी, और फिलहाल अगर हम देखें, अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, राहुल गांधी जिस तरह से अभी शिवेंद्र ने कहा कि लगातार उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसका फायदा मिला, उसके बाद भी वो भारत जोड़ो यात्रा ऑफिशियली ऐसे खत्म हो गई हो, लेकिन अनऑफिशियली आप देखें कि वो लगातार संवाद कर रहे हैं लोगों से, लगातार अलग अलग जगह जाकर लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं, और लोगों को एक उम्मीद के तौर पर एक राहुल गांधी का जो एक चेहरा है वो नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो इंडिया गठबंधन की खासतौर पर हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त में एक तरह की जो रूपरेखा है उसको सामने लाके एक अग्रेसिव जो रूप है वो सामने आना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या जो अभी जिस तरह से संजय राउत की हम बात कर रहे थे, उद्धव ठाकरे की हम बात कर रहे थे, कि वो तमाम चीजें जिसको शायद पहले नहीं बोल पाते, लोग खुलकर बोल रहे हैं कि गोधरा जैसा कांड हो सकता है, या फिर कुछ और सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, या फिर ममता बनर्जी का ये कहना कि दिसंबर में इलेक्शन कराया जा सकता है, तो वो सारी संभावनाएं जो हैं, जिसको कभी दबे अल्फाज में कहा था, तो बिल्कुल फ्रंट पर आकर उनको कहा जा रहा है। तो ये आक्रामक रूप भी जो है जो विपक्ष का, ये भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है परेशान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, निश्चित रूप से बुशरा जी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो यही होती है कि विपक्ष को एकदम नलीफाई कर दे, एकदम कमजोर कर दे, और यही वो करती रही है। आप चाहे बाहर ले लीजिए, संसद के बाहर या संसद के अंदर। संसद के अंदर जिस तरह से एक भी उनके द्वारा रखे गए प्रश्न के जो है कि उस पर कोई बहस नहीं कराई जाती है,
और उनको एकदम ऐसा बनाया जाता है कि वो सिर्फ हंगामा करते हैं और इससे तो पूरा बदनाम करने की कोशिश है। तो वही है, तो उनका उद्देश्य ही है कि विपक्ष को जो है कि एकदम बदनाम किया जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है, आप उनके भाषण सुन लीजिए, वो तमाम भ्रष्टाचार की बात करते रहे लगातार, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए सबके यहाँ रेड पड़ रही है और सब भ्रष्ट है, सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो साफ है। हालांकि विपक्षी दल ये कहते हैं कि इनके यहाँ ये तो वॉशिंग मशीन है, जो भी दूसरे दलों से जाता है, जो भी भ्रष्ट है वो अपनी पार्टी में ले लेते हैं और उसकी सफाई हो जाती है, वो क्लीन होकर आ जाता है। तो ये इस तरह का एक नैरेटिव ये गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी, लेकिन उसमें कोई ज्यादा महत्व दिखाई नहीं दे रहा है। और निश्चित रूप से देखिए आज जो है कि ये बात समझ में आ गई है विपक्षी दलों को भी कि हमें अपनी बात कहनी ही होगी। अगर बात नहीं कहेंगे तो हमारी बात दबाने की कोशिश पूरी तरह से हो रही है और जनता नहीं समझेगी जब तक उसको, तब तक बात जनता के भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को, और खासकर जो है कि इसमें आप देखिए कि जो जे.एंड.के के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, तो उनका जी हाँ, उनका आना भी जो है बहुत बड़ी एक हिम्मत प्रदान करी है विपक्ष को, क्योंकि वो तो हॉर्सेस माउथ जिसको बोलते हैं, जो वहां पे थे, जिनसे प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो बात वो पब्लिकली कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगता है विपक्षी दलों को भी मिली है अपनी बात कहने में और लोगों को समझाने में कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा है नहीं। और ये जो कार्ड खेलते हैं, या तो देश प्रेम का कार्ड खेलते हैं, या फिर जो है ये जो है कि धर्म का कार्ड खेलते हैं, सांप्रदायिकता कार्ड खेलते हैं। तो वो चीजें को बताना बहुत जरूरी है आज के समय में। इसीलिए मुझे लगता है विपक्ष को लगता है कि लड़ाई आर पार की है और अगर ये बात मजबूती से नहीं कहेगा तो बात चलेगी। दूसरी बात ये है कि जो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि अभी तक विपक्षी दलों में एक एकता बनी हुई है, ये भी एक जो है बहुत बड़ी शक्ति है। और इसमें जो सब मिलजुल के वो बातें कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिसीविंग एंड पे दिखाई दे रही है लगातार पूरी की पूरी, उससे भी और हिम्मत विपक्ष को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और आपको आक्रामक होना पड़ेगा, बिना आक्रामक हुए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरे 10 साल का या कहिए 9 साल का या 9.5 साल का जो है पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो वादे किए गए उसको जो है उसमें हुआ क्या, जमीन की हकीकत क्या है, उसको निकाल के लाना होगा। और जैसे इंद्रवीर जी अभी कह रहे थे कि आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ता है, आपकी यात्राओं का प्रभाव पड़ता है। देखिए जो नीति की जो है यात्रा पे निकला है, चाहे अभी राहुल गांधी हो, उसके पहले चंद्रशेखर रहे हो, नीतीश कुमार थे, जब आपको याद होगा उस समय जब उन्होंने सरकार उन्होंने बनाई थी वहां पे सुशासन बाबू की उपाधि उनको मिली थी, वो भी यात्रा पे निकले थे वहां पे। अखिलेश यादव निकले थे 2012-11 में निकले थे, वो साइकिल यात्रा निकाली थी उन्होंने। जनता से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये तमाम विपक्षी दलों को जनता के पास जाके और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका झूठ, क्योंकि जनता देखिए जनता ये महसूस कर रही है तो जनता को मिल नहीं रहा है जिसका वादा किया गया था। वहां पे भी चाहे कि प्रधानमंत्री जो है कि आवास योजना हो, उसमें भी जो है ग्रामीण स्तर पे जो है वहां पे कट लिया जा रहा है। ये चाहे आयुष्मान भारत हो, उसका घोटाला सामने भी आ ही गया है। तो हकीकत कुछ और है। तो ये जनता के पास जाना, उनके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। तभी आप भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से संसाधन है, सबसे ज्यादा वित्तीय संसाधन है उनके पास, जो है कि संचार के संसाधन सबसे मजबूती से उनके साथ है। उनके पास जो है कि कुछ भी करने की हिम्मत है। सबसे बड़ी बात, सरकार जो है कुछ भी जो है कर सकती है, जो संवैधानिक रूप से गलत है वो भी कर सकती है, ये हम देख रहे हैं लगातार। तो ऐसे में आपकी एकता बहुत जरूरी है और जनता को ये बताना कि इनकी असलियत क्या है, क्योंकि जनता महसूस कर रही है, जनता में अभी हिम्मत नहीं कहने की। अब वोट देते समय वो हिम्मत आती है कि नहीं, ये देखना होगा कि फिर एक धर्म का चश्मा जनता पहन लेगी। क्योंकि देखिए अभी जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई है, जो टीचर वाली, स्कूल वाली, वो बेहद शर्मनाक के साथ साथ बहुत जो है कि आंखें खोल देने वाली है कि कहां तक आपने सांप्रदायिकता को बैठा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी। और महिलाएं जो समझी थोड़ा सेंसिटिव होती हैं, वहां तक आपने पहुंचा दिया है। ये तो बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि विपक्षी दलों को जनता जी, मुझे लगता है कि महिला का एक चेहरा सामने आना हमें शायद बहुत शॉकिंग लगा, लेकिन हमें वो महिलाएं भी याद रखनी चाहिए जब बिल्किस बानो के केस में जब वो जल्दी रिहा किया गया था उन तमाम आरोपियों को, तो महिलाएं थी जिन्होंने उनकी आरती उतारी थी और उनके पैर छुए थे। तो महिलाएं थी, हमें कोडनानी को नहीं भूलना चाहिए, वो भी महिला थी। और इस तरह के तमाम चेहरे हमारे सामने हैं
दिल्ली राइट्स के दौरान हमने देखा कि किस तरह से वो महिलाएं थी जो वहां पर हिंसा भड़काने के लिए वहां पर भड़काऊ भाषण दे रही थी, और नू की घटना में भी हमने देखा कि वहां पर भी महिलाओं का चेहरा, तो हमें एक अभी शिक्षक के रूप में एक मणिपुर महिला का में इस तरह से जैसे आना। जी देखिए लेटेस्ट तो मणिपुर में देखा किस तरह से महिलाएं जो है बैती समुदाय की महिलाएं उन्हें जान खुद जो है कि उन कुकी समुदाय की महिलाओं का रेप करवाया, उनको हैंडओवर किया। तो ये लगा यही खतरनाक हो रहा है किस तरह से ये बैठ करके जा रहे हैं और जो चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, हर तबके के अंदर जो है इस तरह का जो जहर है वो फैलाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है विपक्षी एकता की और भी बहुत जरूरत है और जनता के बीच जाने की बहुत जरूरत है, उनको समझाने की सच्चाई क्या है। बिल्कुल। शिवेंद्र, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हम दो चीजें इसमें देख रहे हैं। एक तो ये कि लगातार जो नफरत है वो अपने पूरे उफान पर है। हमने नूह का देखा, मणिपुर देखा, हमने अभी मुजफ्फरनगर की ये घटना देखी, दिल्ली से भी इस तरह की एक घटना, एक वीडियो जो है सामने आया, उसमें पीटने की बात नहीं, लेकिन इस्लामोफोबिक जो है उसमें पूरी टीचर ने उस मुस्लिम बच्चे से उस तरह की कॉन्वर्जेशन की है। हमने देखा कि किस तरह से जुबैर को लेकर ऑल्ट न्यूज के जो को संस्थापक हैं उनको लेकर एफआईआर दर्ज की जाती है इसे वीडियो शेयर करने पर। बाद में उन्होंने वो डिलीट भी कर दिया था और तो तमाम लोगों ने वीडियो शेयर की थी। और ये नफरत है, उसकी एक बयार सी है, चारों तरफ हम ये देख रहे हैं। उसकी तरह हम ये भी देखते हैं कर्नाटका, जो कि हिंदुत्व की साउथ में बात करें तो एक तरह से प्रयोगशाला थी, लेकिन वहां पर आप ये देखें कि किस तरह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद से ही बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर है। हिमाचल की हम बात करें, वहां पर 2% मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां मेजोरिटी हिंदूज हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चूज न करके कांग्रेस के हाथ में सत्ता दी। और उसके बाद कई हमने देखे कि बाइपोल्स हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार देखनी पड़ी और दूसरे दल जो है खासतौर पर कांग्रेस, उसको जीत मिली। तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आता है कि एक तरफ ये नफरत की जो बयार है इसमें उफान है, ये देखने के लिए मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसका ये आखिरी हथियार है, लेकिन वो उसका हथियार कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं भी हो रहा है। देखिए अपना बुशरा, दो चीजें हैं। एक तो मैं इस बात से आपकी से थोड़ा सहमत नहीं हूं कि कर्नाटक के हिंदुत्व की साउथ में प्रयोगशाला थी, ऐसा नहीं था। कोई एक खास एरिया था, वहां वो हिंदुत्व चलता था, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल रिएक्शन होता था वो यूपी की तरह नहीं होता था। अच्छा, दूसरा वहां एक भाईचारों की खेत थी, लिंगायत। लेकिन आपको याद होगा बजरंग बली जी, आपको याद होगा अली बजरंग बली की वहां पर बात की गई थी, हिजाब का जिस तरह से मुद्दा उठाया गया था। जी जी, गुस्सा सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो पॉलिटिकल रिएक्शन था वो यूपी जैसा नहीं था। वो एक खास एरिया है, यहाँ हिंदुत्व चलता था कर्नाटक में। बाकी एरिया में वहां चलता था गुटबाजी थी समुदाय की, जैसे कोई लिंगायत है, कोई वोकालिगा है, इस तरह की थी। अच्छा, हिमाचल में क्या चक्कर है कि हिमाचल में वैसे बहुत कम गिनती के मुस्लिम थे, लेकिन वहां भी बीजेपी ने राज किया। उसके कई कारण रहे कि विपक्ष की अपनी एक कमजोरी रही। भारत, देखो, सारा भारत को हम एक तरह से पेंट नहीं कर सकते। सारा भारत, ये भी नहीं हम कह सकते कि सारा ही नफरत की आंधी में जो बह चुका है। ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत ही सेकुलर है, हम इतने मजबूत हैं। भाई, यदि हम इतने मजबूत होते तो आरएसएस जैसी पार्टी, जिसको अब संस्था आरएसएस जैसी, जिसको 2025 में 100 साल होने लगे हैं, तो इतना लंबा समय न रहती। मतलब अब वो राज कर रही है, लेकिन बहुत कुछ दोनों तरफ है हमारे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 9 सालों में नफरत का समाजीकरण कर दिया गया है। जो चीज हम सामाजिक तौर पे सामने नहीं कहते थे, घर जाके यदि हम कोई बोलते भी थे इस तरह की उठपटांग बात, तो कोई सियाना बंदा कहता था कि यार अंदर जाके बात करो, ये ऐसी बात जनतक तौर पर नहीं करते। अब वही सियाने, सो कॉल्ड सियाने, टीवी देखकर अपना जो लहू है वो और गर्म करते हैं, लहू सुखाते हैं और वही व्हाट्सएप में नफरत का प्रचार करते हैं। अब जो विपक्ष है, जो सचमुच में ये लड़ाई लड़ना चाहता है, उसके लिए ये भी जिम्मेवारी भी है, उसमें सिविल सोसाइटी की भी है, आप और हम जैसे जर्नलिस्ट भी है, कि ये नफरत, मान लो कि आज मोदी चला गया, इसका मतलब ये नहीं जो ये इन्होंने नफरत दी चुके हैं, ये नफरत भी एकदम चली जाएगी, नहीं। अब उस नफरत से लड़ना पड़ेगा। उस नफरत से लड़ने के लिए हमें शक्ति बरतनी पड़ेगी। जैसे कि अब कर्नाटक हुकूमत ने 1-2 ऐसे फैसले लिए हैं जो बहुत ही सराहने वाले हैं, जैसे कि मुस्लिम की जो, जैसे फिरकू हिंसा में
जो हिंदुओं की डेथ होती थी उनको तो ये नौकरी दे दी थी बीजेपी ने, मुसलमानों को नहीं दी थी, जब मुआवजा नहीं दिया था। अब सिद्धारमैया गवर्नमेंट ने वो दिया है। इसी तरह जो मुझे लगता है जो बजरंग दल पे भी रोक लगाने की बात उन्होंने कही थी, उस पर पीछे नहीं हटना चाहिए, उस पर लगानी चाहिए, क्योंकि जब वो नफरत फैलाने में पीछे नहीं हटते तो हम फिरका परस्ती से निपटने के लिए, फिरका परस्ती के से दो हाथ करने के लिए पीछे क्यों रहे? तो उनको भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा विपक्ष को, यदि वो सच में अच्छा आज के दौर में जो हिंदू तब से समझौता करने की बात करता है या नर्म सुर रखने की बात करता है, इसका कि वो कहीं ना कहीं हिंदू तब का साथी है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, नफरत के इस पूरे माहौल में वो मोहब्बत की बयार की बात करते हैं, वो कहते हैं कि केरोसिन जो है छिड़क दिया गया है, चिंगारी लगाने की देर है, और उनकी टैगलाइन भी है, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, इंडिया की टैगलाइन है। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक तरह से एक हिम्मत वाला कदम देखा जाए, क्योंकि वो क्रूनी कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। एमएसएमई सेक्टर या छोटे मझिले जो व्यापारी हैं, उनको किस तरह से बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जो है उन्होंने क्रश किया हुआ है, और वो हमारी रीढ़ हुआ करते थे हिंदुस्तान की, और बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे जीएसटी की बात करें या फिर नोटबंदी की बात करें, उसके बाद से कैसे उन लोगों की कमर टूट गई है। और वो बात भी कर रहे थे जब चॉकलेट फैक्ट्री में वो गए थे। तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप दोनों ने ही बोला कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है, उनको भी अब सड़क पर उतरकर लोगों से संवाद करने की, उनसे मिलने की और इसमें जोश भरने की और आक्रामक होने की जरूरत है, ताकि जो बीजेपी का झूठ है जो 9.5 साल से लगातार परोसा जा रहा है, उस झूठ को पूरी तरीके से बेनकाब किया जाए। क्योंकि ये भी सामने है कि जो गोदी मीडिया है, जो मीडिया आप उसको किसी भी नाम से बुलाइए, कि वो किस तरह से एक तरफा और एक तरह की न्यूज आपको दिखाता है। और हम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो जरूर भरसक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक वो सच पहुंचाया जाए जिसकी उन्हें जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में। 31 अगस्त को फॉर्मल डिनर है और 1 तारीख को पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। बहुत सारे अहम फैसले लिए जाएंगे, सबकी नजरें हैं इस पर। हम भी आपको, हमारी टीम वहां पर मौजूद रहेगी, दिन भर आपको उससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे डीबी लाइव पर, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। तमाम जो भी कुछ वहां पर घटित हो रहा होगा, जो भी वहां पर घटनाक्रम होगा, वो सब आप तक हम पहुंचाएंगे। उसी दिन महाराष्ट्र में आपको याद होगा, बेंगलुरु की तरह ही अब महाराष्ट्र में भी एनडीए की जो है वहां पर मीटिंग होने जा रही है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी में घबराहट है, मोदी का करिश्मा जो है वो खत्म हो रहा है। और यही वजह है कि इस तरह की जल्दबाजी के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर जो सुर्खियां वो बटोरे या फिर मीडिया जो कवरेज हो उसको डाइवर्ट करके अपनी तरफ भी लाया जाए और अपनी बात भी उसमें रखी जाए, ताकि एक तरह का डाइवर्जन देखने के लिए मिले। बेंगलुरु में हमने ऐसा देखा था, लेकिन अब लोगों की आंखें जो हैं वो खुल चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।